शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि समुद्र विज्ञान क्या है। समुद्र विज्ञान क्या है? समुद्र विज्ञान शुरू से ही बताऊंगा क्या है। क्या है पहले तो ये बात बताऊंगा, फिर समुद्र विज्ञान का जब ये परिभाषित कर दूंगा कि आखिर सागर क्या है, महासागर क्या है, समुद्र विज्ञान क्या है, इसे परिभाषित करने के बाद फिर इसका पाठ्यक्रम क्या है। समुद्र विज्ञान का आप देखते हो कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं तो उस चैप्टर का पाठ्यक्रम मैं जरूर लिखाता हूं, तो फिर पाठ्यक्रम बताऊंगा इसका। तीसरे नंबर पर आऊंगा और तीसरे नंबर पर बात करूंगा कि उस पाठ्यक्रम के टॉपिक क्या है, विषय बिंदु क्या है। विषय बिंदु क्या है? अब उन विषय बिंदुओं को उठाकर एक एक करके दोस्तों पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग। एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उन्हीं विषय बिंदुओं में से जो पाठ्यक्रम लिखाऊंगा उसमें से पहला आएगा महासागरों का क्षेत्रीयकरण या मंडलीयकरण। वो पहला पहला टॉपिक आएगा। तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान क्या है। नाम से ही इस नाम से ही स्पष्ट है कि समुद्र या सागर से संबंधित विषय बिंदु को समुद्र विज्ञान कहा जाता है। ये तो मैंने आपको हर चैप्टर में बताया ही कि भूगोल के टॉपिक के साथ विज्ञान शब्द क्यों लगता है, क्योंकि इसमें हर बात कारण एवं परिणाम के रूप में पढ़ी जाती है, हर बात तर्कतः पढ़ी जाती है और हर बात सिस्टमैटिक पढ़ी जाती है। विज्ञान के यही तीन गुण हैं जिसमें तर्क लागू होते हों, कारण परिणाम लागू होते हैं। तर्क का मतलब है विज्ञान के नियम लागू होते हों, तो कारण एवं परिणाम लागू होते हों, तर्क या विज्ञान के नियम लागू होते हों, तो तीसरे नंबर पर उन्हें सिस्टमैटिक पढ़ा जाता हो। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है पढ़ने का दोस्तों, अगर इस प्रकार की व्यवस्था है पढ़ने का तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो बेसिकली भूगोल के समस्त टॉपिक का प्रारूप ऐसा ही होने की वजह से इन्हें हम विज्ञान के समतुल्य रखते हैं। तो यहां जब हम समुद्र का अध्ययन करेंगे, सागर महासागरीय जलराशियों का अध्ययन करेंगे, तो उनका भी अध्ययन हम तमाम प्रकार के विषय बिंदुओं के साथ पढ़ेंगे। तो यही कारण है कि इसे हम समुद्र विज्ञान, इसको कहते हैं कि साइंस ऑफ ओशन। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? साइंस ऑफ ओशन। महासागरों का विज्ञान ही समुद्र विज्ञान कहलाता है, इसीलिए इसका नाम ओशियनोग्राफी पड़ा है दोस्तों। क्या पड़ा है? ओशियनोग्राफी। ओके, आगे बात करना चाहूंगा। तो ओशियनोग्राफी में दो शब्दावलियां आती हैं, कहीं सागर प्रयोग होता है तो कहीं महासागर प्रयोग होता है। क्या दोनों एक ही हैं? मेरा जवाब है नहीं बेटा, दोनों एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है। तो सागर और महासागर में क्या अंतर है? महासागर बेसिकली पृथ्वी में उपस्थित विशालतम जलराशियां हैं जिनकी सीमाएं बेसिकली महाद्वीपों से घिरी होती हैं, या विविध महाद्वीपों के मध्य उपस्थित विशालतम जलराशियों को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। तो फिर सागर क्या है? तो सागर महासागरों के अंग हैं, सागर महासागरों के भाग हैं, सागर महासागरों से छोटे हैं, सागर महासागरों के किनारों पर अवस्थित, फिर से बोलूंगा, सागर महासागरों के किनारों पर अवस्थित वह जल राशियां हैं जिनकी सीमाएं बेसिकली महाद्वीपों से संलग्न रहती हैं, स्थल खंडों से संलग्न रहती हैं, उन्हें सागर कहा जाता है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारे पास सागर, यहां जैसे हमारे पास महासागर हो गया, कौन महासागर हो गया? हिंद महासागर। तो उसके उत्तरी किनारे पर अवस्थित है एक सागर जिसे कहते हैं अरब सागर। उसके उत्तरी किनारे के दूसरे छोर पर अवस्थित है सागर जिसे हम कहते हैं अंडमान सागर। तो महासागर बड़ी जलराशियां हैं और उनके सीमाओं पर अवस्थित जलराशियों को जो महाद्वीपों से संलग्न रहती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं दोस्तों? उन्हें हम सागर कह देते हैं। अब प्रशांत महासागर एक महासागर है, बट उसके सीमाओं पर दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? ये तमाम सागर हैं। कोरल सी, बांडा सी, ये तमाम सागरीय जलराशियां हैं। इसी तरह से दोस्तों इसी तरह से अटलांटिक महासागर के साथ चीजें जुड़ती हैं। तो ये महासागर विशालतम जलराशियां हैं जिनके तटों के समीप या किनारों पर अवस्थित जलराशियों को हम सागर के नाम से जानते हैं। जलराशियों को किस नाम से जानते हैं? सागर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं महासागरीय एवं सागरीय जल के अभिलक्षणों का अध्ययन, अभिलक्षण का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के गुणों का अध्ययन, ही हम किसमें करते हैं? समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो शुरुआत दोस्तों हम यहीं से करेंगे समुद्र विज्ञान को परिभाषित करते हुए। लिखो सभी, ध्यान से सभी लिखेंगे, लिखो। भौतिक भूगोल का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। भौतिक भूगोल का एक अन्य महत्वपूर्ण खंड समुद्र विज्ञान से आशय सागरीय या महासागरीय जलराशियों के साथ साथ उसके तली मतलब बॉटम, उसके तली के अध्ययन से संबंधित विषय बिंदु से है। पूर्ण विराम लगाएं। अर्थात सागरीय लिखो, सागरीय अभिलक्षणों के विज्ञान को ही समुद्र विज्ञान कहा जाता है। समुद्र विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम, ठीक है। अब पैरा चेंज करिए, लिखें महासागर पृथ्वी सतह पर व्याप्त वह विशालतम जलराशियां हैं
पृथ्वी सतह पर व्याप्त वह विशालतम जलराशियां हैं, जलराशियां हैं जिनके जिनके सीमाओं पर, सीमाओं मतलब किनारे पर, सीमाओं पर महाद्वीपों की उपस्थिति होती है। किसी देश की नहीं बल्कि संपूर्ण महाद्वीप उपस्थित होते हैं। महाद्वीपों की उपस्थिति होती है, महाद्वीपों की उपस्थिति होती है। पूर्ण विराम लगाएं। इसी आधार पर, इसी आधार पर वर्तमान में दुनिया में, वर्तमान में दुनिया में कुल 5 महासागर, कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्रम से लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो पहला लिखे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो नंबर 3, तीसरा बिंदु हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु दक्षिण महासागर, दक्षिण। पांचवा बिंदु आर्कटिक महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण एवं आर्कटिक महासागर। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, लिखे महासागरीय सीमांतों पर। सीमांत का मतलब जहां पर महासागर समाप्त होने वाले हैं। तो महासागरीय सीमांतों पर, सीमांतों पर अवस्थित वह जलराशियां, अवस्थित वह जलराशियां जो 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 महाद्वीपीय भूखंडों से, महाद्वीपीय भूखंडों से संलग्न होती हैं, महाद्वीपीय भूखंडों से संलग्न होती है, परंतु परंतु प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित महासागर का ही अंग होती हैं। उसी की जलराशि है सागर में, ठीक है ना, महासागर की ही। तो संबंधित महासागर की ही अंग होती हैं, या के ही अंग होती हैं, के ही अंग होती हैं। उन्हें, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समुद्र या सागर कहा जाता है, समुद्र या सागर कहा जाता है। जैसे जैसे हिंद महासागर के उत्तरी सीमांत पर, हिंद महासागर के उत्तरी सीमांत पर अरब सागर एवं अंडमान सागर की अवस्थिति, अरब सागर एवं अंडमान सागर की अवस्थिति, अंडमान सागर की अवस्थिति। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं लिखे जाते बेटा, इतना लिखे जाते हैं, ठीक है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे आगे ध्यान से। अब बात आती है दोस्तों कि आपने महासागर समझ लिया, सागर समझ लिया, पर खाड़ियां क्या होती है, पर खाड़ियां क्या होती है। तो पैरा चेंज करो और खाड़ी के बारे में अब लिखाता हूं। लिखो सभी के सभी कि सागरीय, अब महासागर का संबंध नहीं, अब सागर के भी अंग होंगे। सागरीय जलराशियों के वह अंग, सागरीय जलराशियों के वह अंग, अंग भाग कुछ भी लिख दे, सागरीय जलराशियों के वह अंग, वह अंग क्या, कौन से अंग? सागरीय जलराशियों के वह अंग जो तीन ओर से स्थल खंडों से घिरी होती हैं, तीन ओर से स्थल खंडों से घिरी होती हैं, घिरी होती हैं। उन्हें खाड़ी कहा जाता है, उन्हें खाड़ी कहा जाता है, खाड़ी कहेंगे, ठीक है ना। उन्हें क्या कहेंगे? खाड़ी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे आकृति एवं विस्तार के आधार पर, आकृति एवं विस्तार के आधार पर खाड़ियां, खाड़ियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिनको आप खाड़ी कहते हो। खाड़ी के लिए हिंदी में तो खाड़ी शब्द है, बट इंग्लिश में कई प्रकार के शब्द हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है क्रीक, दूसरे नंबर पर होता है गल्फ, तीसरे नंबर पर होता है बे, चौथे नंबर पर होता है बाइट, बाइट। क्रीक को लघु निवेशिका भी कहते हैं, खाड़ी के साथ लघु निवेशिका भी कहते हैं, लघु निवेशिका भी कहा जाता है। पर ये गल्फ, बे, बाइट खाड़ी ही कहलाते हैं, खाड़ी कहलाते हैं। चारों नाम लिखेंगे, उदाहरण से भी बताऊंगा। अब आकृति के आधार पर ये कैसे एक दूसरे से पृथक है, इसे आप इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। चलो मान लो ये एक हम भौगोलिक प्रदेश ले रहे हैं, ये एक भौगोलिक प्रदेश हो जाएगा, भौगोलिक प्रदेश हो गया। अब इस भौगोलिक प्रदेश में माना कि इधर की ओर सागरीय जलराशि है और एक इतनी पतली सी खाड़ी है, बहुत ही पतली सी खाड़ी है, तो दिस वन इज निवेशिका, एक क्रीक हो जाएगा। फिर और आगे आप बढ़े, अब एक खाड़ी ऐसी है, ये गल्फ हो जाएगी। और आगे बढ़े, एक खाड़ी ऐसी है, ये बे हो जाएगी। और आगे बढ़े, अब एक खाड़ी ऐसी है, एक खाड़ी ऐसी है, ये बाइट हो जाएगी। इधर की ओर स्थलखंड है, इधर की ओर स्थलखंड है बेटा, ध्यान रखना ये स्थलखंड का भाग है,
ये स्थलखंड का भाग है, और इधर पूरा सागर है, दूर दूर तक फैला हुआ सागर है। यहां भी सागर का जल है, यहां भी सागर का जल है, यहां सागर का जल है, यहां भी सागर का जल है, यहां भी सागर का जल है। अब इसमें से जो पहला वाला है दोस्तों, ये क्रीक है। देखो इसको, देखो बहुत लंबी, गहराई बहुत अधिक है, दूर दूर तक गहरी है क्रीक्स, बट इसके मुहाने की चौड़ाई बहुत कम है। मुहाना बहुत कम चौड़ा है दोस्तों, मुहाना देखो एकदम संकीर्ण है। अब इसमें देखो, इसकी भी गहराई अधिक है, पर इसकी तुलना में मुहाना चौड़ा है। अब इसकी जो गहराई है अंदर की, और इसके मुहाने की चौड़ाई लगभग बराबर है। अब इसके मुहाने की चौड़ाई अधिक है और इसकी गहराई कम है। तीर का निशान ही सब कुछ कह रहा है। ये बहुत संकीर्ण होते हैं, ये संकीर्ण है, पर आंतरिक लंबाई की तुलना में मुहाना खुला है। पर इनमें देखो आंतरिक लंबाई और मुहाने की चौड़ाई बराबर है, इनकी आंतरिक लंबाई कम है, मुहाने की चौड़ाई अधिक है। तो इसमें से ये हो गया क्रीक। जैसे आपने कच्छ के रन में सुना होगा सर क्रीक, कोरी क्रीक, सुंदरबन डेल्टा पर दुर्गा दुआनी क्रीक। ये हो गया गल्फ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ सुना आपने, गल्फ ऑफ मन्नार सुना आपने, गल्फ ऑफ खंभात सुना आपने। ये हो गया दोस्तों बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ पाक या पाक बे नाम सुना होगा। तो बाइट ऑस्ट्रेलिया में है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बेनिन के पास है, द ग्रेट बेनिन बाइट या बेनिन बाइट। तो बाइट के मुहाने सबसे चौड़े होते हैं, अंदर की जल की गहराई कम है। बल्कि समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इस तरह से इनमें आकृति को लेकर अंतर होता है। गल्फ का क्रीक का उदाहरण, शर क्रीक, कोरी क्रीक, गल्फ का उदाहरण, सबके उदाहरण आपको दे दिए, सबके उदाहरण दे दिए, सबके उदाहरण दे दिए। मतलब खाड़ी बेसिकली आकृति के आधार पर इतने भागों में बटी है। खाड़ी को केवल खाड़ी कह देना ही सरल नहीं होगा, खाड़ी इतने प्रकार की होती है। समझ गए ना? ओके, अब चित्र बना दिया तो इनके सामने, सबके सामने लिखेंगे। इसके सामने लिख देंगे सर क्रीक एग्जांपल, एक एक दो एग्जांपल बहुत होते हैं। कोरी क्रीक, दुर्गा दुआनी क्रीक, गल्फ में लिख देंगे कच्छ की खाड़ी, कच्छ, खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ है। बे में सबसे अच्छा बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गल्फ है, सॉरी बे है तो बे ऑफ बंगाल। पाक की खाड़ी, बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। बाइट में ऑस्ट्रेलियन बाइट, बेनिन की बाइट, ऑस्ट्रेलियन बाइट, बेनिन बाइट। ढेर सारी बाइट्स भी हैं ऐसे दुनिया में, भारत में नहीं है तो भारत में आप बाइट का एग्जांपल नहीं जानोगे, बेनिन बाइट। पर आप केवल भारत का भूगोल थोड़ी पढ़ रहे हो, भौतिक भूगोल है, दुनिया का भूगोल है। ऐसे आकृति को लेकर अंतर होगा बेटा, ऐसे इतने प्रकार की खाड़ियां। अब प्रश्न उठता है कि मान लो कि इसको तो मैंने तीन ओर से भूखंडों से घिरा मान लिया, तो ये खाड़ी हो गई। अगर कोई ऐसी विशालतम जलराशि चारों ओर से भूखंड से घिरी हो, जब कोई भूखंड, जब चारों ओर से कोई स्थलाकृति घिर जाती है भूखंड से, तो उसे बेसिकली कहते हैं स्थल रुद्ध, मतलब लैंड लॉग्ड, स्थल रुद्ध स्थलाकृति कहते हैं। जब चारों ओर से कोई स्थलाकृति या कोई जलराशि भूखंडों से घिर जाए, जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो कि यहां पर कोई झील है, और ये झील इस तरह से चारों ओर से अपने भूखंडों से घिरी हुई है, ये चारों ओर से घिरी हुई, यहां पर ये जलराशि है, ये लो ये जलराशि है, पर ये चारों ओर से है विशालतम, बड़ी है, बड़े आकार की है, बड़े आकार की, पर घिरी है भूखंड से, चारों ओर से भूखंड से घिरी है, ये लो भूखंड से घिर गई। तो इसे बेसिकली दोस्तों सागर नहीं कहना चाहिए, ये झील है अपने आप में। ये क्या है दोस्तों? ये लेक है, पर इसके विस्तार की वजह से हमें धोखा हो जाता है, हम भूल कर बैठते हैं और क्या कहने लगते हैं? सागर कहने लगते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कैस्पियन सागर, बेस्ट एग्जांपल है इसका कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सागर नहीं है बल्कि झील है। काला सागर, काला सागर, अरल सागर, अरल सागर, दो तीन एग्जांपल बहुत है। ये बेसिकली झील है, सागर नहीं है। तो आप लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे कि यदि कोई विशाल जलराशि, यदि कोई विशाल जलराशि, बड़ी सी जलराशि जिसका और छोर नजर ना आता हो, विशाल जलराशि चारों ओर से स्थल खंड से घिरी हुई हो, स्थल खंड से घिरी हुई हो, चारों ओर से स्थल खंड से घिरी हुई हो तो इसे भूलवश सागर अवश्य कह दिया जाता है, भूलवश सागर अवश्य कह दिया जाता है, लेकिन यह सागर नहीं, झील होती है। इस सागर का अंग नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी दोस्तों? ये झील कहलाएगी, सागर नहीं बल्कि क्या होती है? झील होती है। जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, अरल सागर, एजोब सागर, बहुत से सागर है ऐसे बेटा, एक आध दो उदाहरण देंगे। सागर आदि आदि, ये झील है, सागर नहीं है, पर इतना विस्तार है कि शुरुआती तौर पे लोगों को देखने पर लगा कि अरे भाई इसका वो छोर ही नहीं तो सागर होगा,
पर बेसिकली वो सागर थे नहीं, वो झील थे, क्योंकि वो चारों ओर से स्थल से घिरे हुए थे। सागर की अनिवार्य शर्त है कि उन्हें महासागरों का ही अंग होना चाहिए। अगर वो महासागरों से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन्हें सागर नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ओके। अब दुनिया में एक सागर ऐसा जरूर है, वो जो कि महासागर के अंदर एकमात्र अपवाद ऐसा है जो कि महाद्वीपों से नहीं जुड़ा, महाद्वीपीय सीमांत पर नहीं है, और वह है उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य में, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। समुद्र विज्ञान में ही आप पढ़ेंगे जिसे क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर किसी तरफ से स्थलखंड से जुड़ा नहीं है, बल्कि वह उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य में है। क्यों है, उसकी अवस्थिति ऐसी क्यों है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट है अभी इतना केवल समझो। अब इतना समझ लिया ना, तो अब इसके बाद फिर लिखेंगे पाठ्यक्रम, समुद्र विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है। अभी तो आप समुद्र विज्ञान का केवल परिचय देखे हो, ये परिचय था, अब पहुंचेंगे हम पाठ्यक्रम में। तो लिखो आप सिलेबस ऑफ ओशियनोग्राफी, सिलेबस ऑफ ओशियनोग्राफी, सिलेबस ऑफ ओशियनोग्राफी, सिलेबस ऑफ, ठीक है, ओशियनोग्राफी। क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से विषय बिंदु पढ़ेंगे, तो पहला पहला शुरुआत कहां से करेंगे, महासागरों का मंडलीयकरण या क्षेत्रीयकरण, एक ही शब्द है, जोनिंग ऑफ ओशन, इंग्लिश में एक ही शब्द है, क्षेत्रीयकरण या मंडलीयकरण। दूसरे नंबर पर सागरीय तापमान एवं लवणता। तीसरे नंबर पर सागरीय तापमान एवं लवणता, तो तीसरे नंबर पर महासागरीय, महासागरीय जल परिसंचरण। परिसंचरण के क्रम में तीन बातें बेटा पढ़ेंगे यहां पर, सागरीय तरंगें, सागरीय ज्वारभाटा, सागरीय जलधाराएं। परिसंचरण के अंतर्गत ये तीनों बातें आती हैं, तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, पर ये सागरीय जल परिसंचरण का ही अंग होंगी। सागरीय तरंगें, सागरीय ज्वारभाटा, सागरीय जलधाराएं, सागरीय जलधाराएं। तो अब चौथे नंबर पर बात आती है, फोर्थ पॉइंट। जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल के जैव पारितंत्र के बारे में, और जब जैव पारितंत्र पढ़ेंगे तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स पढ़ेंगे। तो फिर पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे सागरीय निक्षेप, ये बहुत छोटा टॉपिक होगा। और छठवें नंबर पर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे महासागरीय संसाधन, महासागरीय संसाधन। ज्वाला भारती भव्य स्वामी, ठीक है बेटा, मोस्ट वेलकम, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। इतनी बातें आपको समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़नी है, इतनी बातें, इतनी बातें। यहां से आपने शुरू किया, इतनी बातें आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इतनी बातें पढ़ लिया मतलब 6 दिन में खत्म, ना बेटा, बढ़िया से टाइम लगेगा, बढ़िया से टाइम। ठीक है, तो शुरुआत होनी है बेटा यहां से, जोनिंग ऑफ द ओशन से शुरुआत हम करेंगे, यहां से, दिस वन, जोनिंग ऑफ द ओशन से। तो सभी लोग हेडिंग देंगे, सभी लोग हेडिंग देंगे, जोनिंग ऑफ द ओशन, जोनिंग ऑफ द ओशन। शुरुआत करिए, चलिए। एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, मेरे क्लास नोट से मिलेगा, परेशान मत होना, बस पढ़ो, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको पढ़ा दूं। कौशलेंद्र मोस्ट वेलकम बेटा, हाँ सिद्धांत पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। जोनिंग ऑफ द ओशन, तो पहले एक लाइन लिखेंगे जोनिंग ऑफ द ओशन, फिर जोनिंग करते हैं। लिखो सभी के सभी, सभी के सभी लिखें ध्यान से कि महासागरों का क्षेत्रीय या मंडलीकरण, महासागरों का क्षेत्रीय या मंडलीकरण, क्षेत्रीय या मंडलीकरण निम्नलिखित आधारों पर, निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। महासागरों का क्षेत्रीय या मंडलीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं, तो पहला लिखेंगे प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर, प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर, के आधार पर डैश देकर लिखेंगे कि सागरीय जल राशियां तीन भागों में विभाजित होती हैं। नंबर 1 प्रकाशित मंडल, फोटिक जोन। नंबर 2 विशरण मंडल, डायस्फोटिक जोन।
तीसरे नंबर पर अप्रकाशित मंडल, एफोटिक जोन। बोर्ड में या की हिंदी लिखूंगा या की अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी लिखूंगा तो हिंदी बोल दूंगा, अगर हिंदी लिखूंगा तो अंग्रेजी बोल दूंगा। ये इमला लिखाने की क्लास नहीं है, सुलेख नहीं लिखा रहा हूं आपको, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है ना। ठीक, फोटिक जोन, एफोटिक जोन एंड डायस्फोटिक जोन। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। यहां कैसे कैसे ये विभाजित है, तो देखो अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक सागरीय जल क्षेत्र है। मान लो कि किनारे पर तट है, तट के साथ धीरे धीरे सागर की गहराई बढ़ रही है। ये तट है जहां आप खड़े हो, धीरे धीरे सागर की गहराई बढ़ती है, सागर की गहराई और बढ़ जाती है, सागर की गहराई और बढ़ जाती है, कुछ ऐसा ऐसा। ये किनारे में ये पूरा का पूरा भाग सागर है दोस्तों। सपोज मान लेते हैं ये सी लेवल है। सी लेवल का मतलब है एकदम जीरो ऊंचाई, सी लेवल। अब कैसे सी लेवल निर्धारित करते हैं सब बताएंगे बेटा, आपको एक एक लाइन बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे। फिर भी कुछ बच्चों को मैं जानता हूं नहीं समझ में आता, उसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी गलती कभी मानेंगे भी नहीं। गलती है बेसिकली शिक्षकों की। कैसी गलती शिक्षकों की? शिक्षकों की दो स्तर पर गलती है। एक पहले स्तर पर गलती यह है कि उन बच्चों का इतना बेस क्यों कमजोर हुआ, इसकी जिम्मेदारी उन शिक्षकों की थी जो शुरुआती दौर से उन्हें प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाए हैं, मिडिल कक्षाओं में पढ़ाए हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज में पढ़ाए हैं। उन बच्चों का अगर बेस इतना कमजोर था तो उन बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, वहां रोककर उनका बेस ठीक करना चाहिए था और धीरे धीरे आगे उन्हें बढ़ने देना चाहिए था। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी शायद हो गई है कि बच्चों को 10th से पहले तक असफल नहीं करना है, चाहे बच्चे गुड़ गोबर कुछ भी करते रहे। तो 10th तक आ तो गए बच्चे, 10th में किसी तरह नकल सकल करके पास हो गए, और फिर यूपीएससी का सपना सजोने का तो सबको अधिकार होना भी चाहिए बेटा, सबको होना चाहिए। और उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आता जीवन में, अब उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो बेटा मेरी असमर्थता समझना कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मेरे बस में नहीं है। असमर्थता, मैं असमर्थ नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो मैं अपने स्तर पर बात लेता हूं कि मेरी असमर्थता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। भारत वसुंधरा वीरों की भूमि है, यहां एक से एक वीर आएंगे, चुटकी बजाएंगे, 5 मिनट पढ़ाऊंगा और आयुष बना दूंगा। यूट्यूब पर बहुत सारी कक्षाएं ऐसी मिलती हैं, ले दनादन कक्षाएं चलती हैं, मैराथन कक्षाएं चलती है, और मैराथन कक्षाएं पढ़े बच्चे और आयुष बन जाते हैं। तो आप भी जाओ बेटा, उन मैराथन कक्षाओं को लो, और गारंटी देते हैं वो लोग, मैं तो गारंटी नहीं देता इतना पढ़ाने पर भी, वो गारंटी देते कि आप आयुष बन जाओगे, तो आप उनकी क्लास ले सकते हैं बेटा। पक्का पक्का मुझे भरोसा है कि आप आयुष बन जाओगे, क्योंकि आप अपने ऊपर तो लोगे नहीं। कितना प्यार से समझाता, कुछ तो बेसिक्स पढ़ लो। अब आपको अगर ककहरा लिखना भी नहीं आता तो मैं क्या करूं यहां पर बेटा? मुझे वो बच्चे भी तो दिखाई देते हैं जो एक दिन लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, पर बोलते हैं जब सर आपकी क्लासेस लिए तो अंदर से पेज पेज खुल गया कि वाह क्या होती है ज्योग्राफी, एक एक लाइन समझ में आया, ना कोई क्वेश्चन था ना कोई कुछ, हर एक बात जो क्वेश्चन हो सकता था मन में आपने वो सब भी क्लियर कर दिया। तो वो बच्चे भी हैं जो लगातार लाइव भी रहते, बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो तुझे प्रणाम है बेटा, तुझे प्रणाम है। तो जो हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है दोस्तों, हमारी फाउंडेशन एजुकेशन है, दोष कहीं ना कहीं उसका है कि आपके आपके बेसिक्स इतने कमजोर हो गए कि आपको कुछ आता ही नहीं है। बस आपको खाना खाना आता, भोजन करना आता है, भोजन के बाद वो करने जाना आता हुआ, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। तो उसमें आपका दोष नहीं है, उन शिक्षकों का भी दोष है, हमारी शिक्षा प्रणाली का भी दोष है। कोई बात नहीं बेटा, पर आओ यहां आओ, ठीक है। पर एक लाइन जरूर आपको सुझाव देता हूं, अगर चाह लो आज से ना बेटा, मन में ठान बस लो, आज से चाह लो, बीती ताही विचार दे आगे की सुध ले, तो जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज चाह लो आप ना, तो 1 साल में आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो, काया पलट कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। लेकिन आप चाहोगे नहीं ना, नहीं चाहोगे, क्योंकि सोए हुए कुंभकर्ण हो आप, आपको जगने की आदत ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जबकि कितना तो बोलता हूं, कितना तो समझाता हूं बेटा। तो ये जैसे मान लो ये सागर है, इधर की ओर डूबा हुआ स्थल खंड है, ये सागर है बेटा। अब सागरीय जल राशियों की विशेषता है कि इसमें जैसे मान लो सूर्य की किरणें गई, मान लो यहां पर सूर्य है जिन्हें आप भुवन भास्कर कहते हैं, त्रिभुवनपति कहते हैं, जग को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य की किरणें यहां पर गई, माना कि सूर्य की किरणें यहां पर आई, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यह सूर्य की किरणें 200 मीटर तक प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर जाती हैं। जब आप फिर से देना चाहूंगा, ये जो 200 मीटर की गहराई है, सी लेवल से लेकर 200 मीटर की गहराई तक प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणें पेनिट्रेट हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं। इससे ज्यादा नहीं, औसत रूप से यह 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती है, 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। तो जहां तक सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करती है, मान लो कि ये मैंने गहराई आपको बताई, प्रवेश करती हैं, तो यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक की जो ये पेटी है, मतलब सी लेवल से लेकर जो 200 मीटर की गहराई तक की ये पेटी है, इसे ही कहा जाता है फोटिक जोन। क्या कहते हैं इसे? प्रकाशित मंडल, इसे कहते हैं बेटा फोटिक जोन। अब चूंकि यहां सूर्य का प्रकाश पाया जाता है, तो यहां पर प्रकाश संश्लेषी पादप वर्ग होंगे। सागरीय जलराशि में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी पादप वर्गों को पादप प्लवक कहते हैं, उनका टेक्निकल नाम है ये। क्यों कहते हैं इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इनका टेक्निकल नाम है क्योंकि इनमें प्लवनशीलता पाई जाती है, प्लवित अवस्था में है, इसलिए इन्हें पादप प्लवक कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और अगर फाइटोप्लैंक्टन्स यहां पाया जाएगा तो निश्चित रूप से पादपों को खाने वाले जंतु वर्ग होंगे, तो यहां पर पादप वर्ग और जंतु वर्गों की प्रचुरता पाई जाती है। इसीलिए इस पेटी में महासागरीय जलराशियों की 99% से अधिक जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान, बायोमास जिसे कहते हैं। ठीक है, जीतू ने कुछ लिखा है, बड़ी मेरे लिए तो बड़ी इमोशनल बात है बेटा। सर मेरी दादी आपकी क्लास मेरे साथ रोज देखती हैं, वो बोल रही है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे बेटा, दादी का सादर चरण वंदन बोलना बेटा मेरे तरफ से, मेरा जीवन धन्य हो जाए। सच बताऊं, अगर तमाम प्रबुद्ध, तो आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया बेटा। दादी का सादर वंदन बोलना मेरे तरफ से। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा ये तो एकदम अलग मैटर है बेटा, बट वो डेली क्लास देखती है पेशेंसफुली मेरी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें सादर वंदन बोलना और बोलना कि अगर मेरा छोटा सा भी ज्ञान उनके ज्ञान के समक्ष काम आ सके। हालांकि उन सब लोगों के जीवन का अपना अथाह अपार ज्ञान होता है, जिसके समक्ष हमारा ज्ञान बहुत तुच्छ है,
पर उनके जीवन में अगर छोटा सा भी कुछ नई भूमिका जोड़ सके तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आपके लिए मेरा ज्ञान बहुत है, वो अलग बात है, पर उनके लिए अगर छोटा सा भी एक नई भूमिका जोड़ सके तो मेरा जीवन धन्य मानूंगा मैं। ओके, तो उन्हें बारंबार प्रणाम करना और बोलना कि जरूर ले क्लास। और मैं तो हर बच्चे को बोलता हूं कि उन्हें ज्योग्राफी एनवायरमेंट जैसी क्लास जो कि मेरी हो रही है अपने हर पेरेंट्स को दिखानी चाहिए और बोलनी चाहिए कि एक बार वो क्लास लें। पेरेंट्स से फिर पूछना ये क्लासेस चल किस लेवल की रही है, चल किस लेवल की रही है। ओके बेटा, चलो टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो ये प्रकाशित मंडल है, सिंपल सी बात है, जहां प्रकाश होगा जीवन वही होगा। क्यों मैं इनको भगवान त्रिभुवन पति भुवन भास्कर के नाम से बोलता हूं, क्यों मैं इन रश्मि रथी की निरंतर वंदना करता हूं, और जब भी इनकी बात आती है तो कहता हूं कि जो स्वयं जलकर जग को प्रकाशित करता है, जो स्वयं जगकर जल को दैदीप्यमान करता है, उससे बड़ा ईश्वर इस तंत्र में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसी भाव से हम कम से कम स्नान के उपरांत उन्हें एक अंजलि जल अर्पित करते हैं कि ओम सूर्याय नमः। और दोस्तों अगर यह सूर्य नहीं होते, अगर यह सूर्य की किरणें उपस्थित नहीं होती तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता। ध्यान रखना कि अगर हम यह मानते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य जीवन पर बनते हैं, ठीक है, तो हमें इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, राधे विकास गुप्ता, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। तुम लोग तो यार अद्भुत अद्भुत बातें करते हो। अब देखो ये बच्चा बोल रहा है सर आपकी क्लास सीसीटीवी कैमरा में भी देख रहा है, लाइब्रेरी में। ओके चलो ठीक है बेटा, ओके ओके आ जाओ यहाँ पर। ये फोटिक जोन हो गया, ये फोटिक जोन हो गया। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, आगे बढ़ता हूं ध्यान से कि इसके बाद जब और गहराई पर जाते हैं, और गहराई पर जाते हैं तो सूर्य की प्रत्यक्ष रश्मियां प्राप्त नहीं होती। रश्मि का मतलब होता है किरण। सूर्य की रश्मियां प्राप्त नहीं होती, सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती, बल्कि दोस्तों ध्यान रखना प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त नहीं होती। तो कैसे, जैसे मान लो यहां पर जल का कण है, यहां पर जल का कण है, यहां पर जल का कण है, जैसे इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे बिखेरता है, वो उसे स्कैटर करता है, उसे विसरित करता है। तो इस गहराई पर दोस्तों डिफ्यूज्ड लाइट प्राप्त होती है, विसरित प्रकाश प्राप्त होता है। जिस गहराई तक सूर्य की किरणों का विसरित प्रकाश प्राप्त होता है, सपोज ये एक गहराई है जहां तक विसरित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसे डायस्फोटिक जोन कहते हैं, विसरण मंडल कहते हैं। ये गहराई 1000 मीटर तक पाई जाती है। यहां सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें नहीं है, बल्कि सूर्य की डिफ्यूज्ड लाइट प्रवेश करती है, विसरित प्रकाश प्रवेश करता। ठीक उस प्रकार से जैसे आप नोटिस करना, जैसे आप नोटिस करना बहुत ध्यान से कि आप कमरे के अंदर, अभी जहां आप घर में बैठे हुए हो, दिन का समय है, कमरे के अंदर धूप प्रवेश नहीं कर रही है, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें नहीं है, फिर भी अगर आप दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो तो रोशनी आती है। सूर्य की किरण नहीं आएगी बट रोशनी आती है। क्यों रोशनी आती है? क्योंकि बाहर हवा में उपस्थित जो असंख्य ठोस कण हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, उस लाइट को बिखेर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। वही स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज्ड लाइट आपके कमरे में प्रवेश करती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जल कण भी प्रकाश किरणों को डिफ्यूज करते हैं, स्कैटर करते हैं। वह स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज्ड लाइट जिस गहराई तक प्रवेश करती है, धुंधला प्रकाश दिखेगा, जिस गहराई तक प्रवेश करती है उसे डैस्फोटिक जोन कहते हैं, डिफ्यूज्ड लाइट जोन कहते हैं। डिम धुंधला प्रकाश होता तो डिम लाइट जोन भी कहते हैं, ये डिफ्यूज्ड लाइट जोन है दोस्तों, ये डैस्फोटिक जोन है। कौन सा जोन हो गया? ये डायस्फोटिक जोन कहलाएगा दोस्तों, ये डैस्फोटिक जोन कहलाता है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं। इसके बाद की गहराई पर दोस्तों सूर्य की किरणें पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट हैं। यहां सूर्य की कोई किरण नहीं होगी, पूरी तरह से यह क्षेत्र अंधकारमय होगा। लगभग 1000 मीटर की गहराई के बाद सूर्य की किरणें नहीं है, पूरी तरह से जलराशियां अंधकारमय है। क्योंकि अंधकारमय है इसीलिए इस गहराई को ध्यान रखना, 1000 मीटर से लेकर सागरी तली की औसत गहराई को 4000 मीटर माना गया है। सागरी तली केवल 4000 मीटर गहरी नहीं है, औसत गहराई 4000 मीटर मानी गई है। इस 4000 मीटर तक की औसत गहराई के क्षेत्र को जहां प्रकाश उपलब्ध नहीं है उसे एफोटिक जोन कहते हैं, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति का मंडल या अंधकार मंडल कहते हैं, अंधकार मंडल कहते हैं। अब चूंकि यहां अंधकार है तो जीवन सही मामले पर दोस्तों नहीं होगा, ना के बराबर होगा। कैसा जीवन होगा? केवल कुछ विशिष्ट प्रकार की उन सूक्ष्म बैक्टीरिया का जीवन होगा जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, अपना भोजन तैयार करती हैं। तो केवल रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया आदि पाई जाएंगी, वो भी बहुत कम मात्रा में, विरल मात्रा में पाई जाएंगी। तो दोस्तों सागरीय जलराशियों का या स्थलों का वह क्षेत्र जहां पर जीवन निम्न मात्रा में होता है, जीवन अत्यंत कम मात्रा में होता है, उसे मरुस्थल या मरुभूमि कहा जाता है। तो सागरीय जलराशियों के इस क्षेत्र को सागरीय मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीन डेजर्ट कहा जाता है। सागर को मरीन भी कहते हैं, तो मरीन डेजर्ट कहा जाता है। एफोटिक जोन सागरीय मरुभूमि के समतुल्य है, यहां किसी भी प्रकार का दोस्तों जीवन नहीं है। तो इस तरह से सूर्य की प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर सागरीय जलराशियों को हमने कितने वर्गों में बांट दिया? 3 वर्गों में बांट दिया। और ये चित्र तो आपने अब तक बना लिया होगा और अब इन सब के बारे में एक एक करके लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फोटिक जोन के बारे में, लिखें सभी के सभी प्रकाशित मंडल, लिखिए प्रकाशित मंडल, एक एक करके सबके बारे में, ठीक है, लिखो। चलो ध्यान से, सागरीय जलराशियों का वह ऊपरी, सागरीय जलराशियों का वह ऊपरी लगभग 200 मीटर की गहराई तक का, वह ऊपरी लगभग 200 मीटर की गहराई तक का मंडल, मंडल जहां जहां सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, उसे
उसे प्रकाशित मंडल कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो सूर्य किरणों की उपलब्धता की वजह से, सूर्य किरणों की उपलब्धता की वजह से यहां प्रकाश संश्लेषी जलीय पादप वर्ग, प्रकाश संश्लेषी जलीय पादप वर्ग, क्या नाम है तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, पादप प्लवक, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पादप वर्ग, पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पादप प्लवक हम लोग सरल भाषा में इन्हें शैवाल बोल देते हैं, पर शैवाल अपने आप में अकेले नहीं, बहुत सारे प्रकार के पादप प्लवक है। पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। बार बार मत पूछना क्या है फाइटोप्लैंक्टन, बता दिया मैंने, पाए जाते हैं। अब ये हैं, अब देखो प्रकाश संश्लेषी हैं, पादप वर्ग है, इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, तो ये क्या कहला गए, उत्पादक कहला गए, प्रोड्यूसर कहला गए। अर्थात अर्थात यह उत्पादक वर्ग हैं, यह उत्पादक वर्ग हैं, प्रोड्यूसर हैं ये। और मजे की बात दोस्तों, भोजन कहीं बनने वाला हो तो खाने वाले तो मरवा कर पहुंच ही जाते हैं। अभी कल या परसों परसों अभी लास्ट टू लास्ट डे महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि में दिल्ली में तो गली गली पर लंगर लगे हुए थे, और मैंने देखा कि गली गली पर लंगर और हर लंगर में उतनी ही भीड़ है। तो फिर समझ में आ कितने खाने वाले लोग हैं। तो सुनना ध्यान से, अगर लंगर लगाने वाला हो तो खाने वाला आ ही जाते हैं। अब मान लो लंगर लगाने वाला उत्पादक है, लंगर लगाने वाला उत्पादक नहीं है, पर ध्यान रखो तकनीकी अर्थ की बात नहीं कर रहा, सरल अर्थ में बात कर रहा हूं। तो खाने वाले लोग पहुंच गए, मान लो उनको उपभोक्ता है, तो यहाँ लंगर कौन लगाया, प्रकृति ने, पादप प्लवक ने लगाया। जब ये भोजन तैयार कर देता है तो ये उत्पादक हो गया, तो खाने वाले आ जाएंगे। खाने वाले कौन कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों, अगर यहाँ उत्पादक उपलब्ध है तो उत्पादकों का उपभोग करने वाला क्या कहला जाएगा, उपभोक्ता कहला जाएगा। और उपभोक्ता के कई वर्ग हैं, उपभोक्ता के कई वर्ग हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सूक्ष्म जीव, ये सब उपभोक्ता वर्ग में आएंगे। तो तमाम प्रकार के उपभोक्ता भी इसे खाने के लिए यहां पहुंच जाएंगे। अब जब उपभोक्ता भी यही है, उत्पादक भी यही है, तो इसका मतलब है कि यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर महासागरीय जलराशियों का सर्वाधिक जीवन पाया जाएगा। अब जीवन को दो प्रकार के नाम में जानते हैं, दो प्रकार के वर्गों में विभाजित करते हैं, एक जैव विविधता के नाम से और दूसरा जैव द्रव्यमान के नाम से। तो महासागरीय जलराशियों की जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान सर्वाधिक इसी मंडल में पाई जाती है। तो लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखा कि पादप प्लवक कहा जाता है, पादप प्लवक पाए जाते हैं जो कि उपभोक्त उत्पादक है ना, लिखें उत्पादक हैं। लिखें उत्पादकों की उपस्थिति की वजह से, उत्पादकों की उपस्थिति, उत्पादकों की उपस्थिति की वजह से यहां यहां विविध प्रकार के उपभोक्ता वर्ग भी उपस्थित रहते हैं, अर्थात यहां महासागरों की सर्वाधिक जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान पाया जाता है, महासागरों की सर्वाधिक जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान पाया जाता है। पूर्ण विराम, ठीक है। अब आओ दूसरा लिखो, डेस्पोटिक जोन लिखो, विशरण मंडल लिखो, हिंदी में लिखोगे आप विशरण मंडल, डेस्पोटिक जोन, हिंदी में क्या लिखोगे, विशरण। ऐसे देखो क्लास रुकी तो नहीं है, विशरण मंडल, चलिए ठीक है, ओके गुड। चलिए वो वीडियो पॉज हो गया था, मुझे लगा शायद रुक गई, विशरण मंडल, ठीक है। तो सभी लिखेंगे 200 मीटर से लगभग 1000 मीटर की गहराई के मध्य, 200 मीटर से लगभग 1000 मीटर की गहराई के मध्य की जलराशि, जहां सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें तो नहीं पहुंचती, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें तो नहीं पहुंचती, सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें तो नहीं पहुंचती, बल्कि प्रत्यक्ष किरणें नहीं पहुंची ना, बल्कि यहां जलकणों द्वारा विसरित एवं बिखेरा हुआ प्रकाश पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। सूर्य प्रकाश के
सूर्य प्रकाश के धुंधला, यहां धुंधला प्रकाश होगा, धुंधले होने की वजह से, धुंधले होने की वजह से, धुंधले होने की वजह से यहां यहां जीवन पाया तो जाता है, परंतु परंतु अत्यल्प, अति अल्प का मतलब हो गया अत्यल्प। यहां जीवन पाया तो जाता है परंतु अत्यल्प, पूर्ण विराम। तो अब लास्ट तीसरे नंबर पर लिखेंगे एफोटिक जोन। एफोटिक जोन अर्थात अप्रकाशित मंडल, अप्रकाशित मंडल, एफोटिक जोन, एफोटिक जोन। लिखो सभी के सभी ध्यान से। सॉरी सॉरी दोस्तों, अप्रकाशित मंडल, एफोटिक जोन, एफोटिक जोन। बढ़ो आगे। 1000 मीटर से अधिक गहराई पर, 1000 मीटर से अधिक गहराई पर सूर्य प्रकाश पूर्णतः अनुपस्थित होता है, सूर्य प्रकाश पूर्णतः अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसीलिए इसे अप्रकाशित या अंधकार मंडल कहते हैं। अंधकार मंडल कहते हैं, अप्रकाशित या अंधकार मंडल कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम अंधकार मंडल हो गया। लेकिन चूंकि यहां प्रकाश अनुपस्थित है, चूंकि यहां प्रकाश अनुपस्थित है, इसलिए इसलिए यहां यहां जीवन ना के बराबर है, नहीं के बराबर जीवन मतलब लगभग नहीं है, है ना। जीवन ना के बराबर है, केवल केवल रासायनिक संश्लेषी सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि, केवल रासायनिक संश्लेषी सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि अत्यंत बिखरी दशा में पाए जाते हैं, बिखरे हुए होंगे, अत्यंत बिखरी दशा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसीलिए इस गहराई के मंडल को, इस गहराई के मंडल को सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है, सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है, सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके, चलो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बढ़ते हैं आगे। चलो ध्यान से। पहला मंडलीयकरण कंप्लीट। प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर सागरीय जलराशियां 3 वर्गों में विभाजित है। पहला आधार पर जो जोनिंग किया वो कंप्लीट। अब दूसरे आधार को देखो, दूसरे आधार पर हमें विभाजित करना है, और दूसरा कौन सा आधार होगा, तो लिखेंगे भू राजनैतिक विभाजन, भू राजनैतिक विभाजन, जियो पॉलिटिकल डिवीजन, जियो पॉलिटिकल डिवीजन। मजे की बात सुनो, एक बच्चा है कमेंट्स करता है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कि सर मुझे आपसे मिलना है, कहाँ मिल सकते हैं। बेटा तुम्हारा स्वागत है, दिल्ली जब भी आना, कभी केवल दिल्ली के अलावा रीजनल सेंटर्स पे बेटा मेरे पास फुर्सत होती नहीं कभी जाने की। वो कभी कभार एक आध दिन के लिए केवल गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते, उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। वो एक आध दिन का समय निकलता है तो लगता है कभी अपने जीवन को जी लें, बस ऐसा होता है। अदरवाइज सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के उपरांत तक कक्षाओं में ही समय व्यतीत हो जाता है। तो मेरी उपस्थिति दिल्ली के बाहर जनरली नहीं होती। मतलब ये स्थिति तक बता दूं कि हमारा जो हेड ऑफिस नोएडा में एस्टैब्लिश्ड है, वहां जाने की फुर्सत ना के बराबर ही मिलती है, ना के बराबर, सालों में एक आध बार भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कभी भी जनरली तमाम कोशिशों के बाद भी यूट्यूब शादी की कक्षाएं नहीं ले पाता। कब ले, रेगुलर लाइव क्लासेस से फुर्सत है नहीं तो यूट्यूब शादी में कब मैं प्रवचन देने के लिए आऊं, एक तो ये स्थिति आती है। तो कभी मिलना है तो दिल्ली आने से पहले एक बार नहीं 2-3 बार एटलीस्ट मुझे रिकॉल करा देना आने से पहले कि सर मैं इस दिन दिल्ली उपस्थित रहूंगा और आपसे मिलना चाहता हूं। एक बार नहीं 2-3 बार, तो मैं आपको प्रॉपर आपको एक संस्था में आना तो संस्था वालों से बात करके उनसे फोन नंबर ले लेना, उनसे बात कर लेना, वो लोग मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो उस हिसाब से मैं जहां मेरी उपलब्धता होगी दिल्ली में यही आसपास मुखर्जी नगर के आसपास मैं आपको बता दूंगा, हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी दोस्तों। पर क्लास के आगे या क्लास के पीछे, क्योंकि लगातार बैक टू बैक क्लासेस होती है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा, ये तो खुशी की बात है, हर दिन बच्चे मिलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अब इससे ज्यादा मजे की बात तो एक बिटिया लिखती है, क्यों सर को मारने जाएगा क्या। पता कितनी नादान है, मतलब सच में कि विद्यार्थी को ये सोच पाया, समझना मेरी बात। पर तुझे एक लाइन बताना चाहूंगा बेटा, डिस्ट्रक्शन आ सकता है, तुमको 2 झापड़ लगाने का भी मौका पाए कि हम अपने, अच्छा लगेगा मुझे आपसे मिलके। हर दिन बच्चे मिलते हैं, हर दिन लगभग। संस्था हमारी हमेशा ही कहती भी है कि सर आपसे मिलने वाले बच्चों के तो तांते लगे रहते हैं, हम तो हैरान रहते हैं। हैरान की क्या बात है, हमारे तमाम विद्यार्थी हमसे मिलते हैं दिल्ली में। हाँ, ऑफिशियली हम यहाँ पर आपको फोन नंबर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि संस्था के कुछ अपने निर्देश होते हैं, अदरवाइज मुझे तो वो करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे विद्यार्थी हैं भाई, मेरे विद्यार्थी हैं सब। मैं सच बताता हूं, आपकी अच्छाइयां भी मुझे पसंद है, आपकी बुराइयां भी मुझे पसंद है, आपके अच्छे कर्म भी मुझे स्वीकार है, आपके बुरे कर्म भी मुझे स्वीकार है।
क्योंकि आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। सफलताओं को देखो तो आकांक्षाएं आप हो तो बाप रे बाप, ध्यान रखना आप होती है। आओगे बेटा, जियो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ओशन पढ़ेंगे हम सब। चलो आओ यहाँ आओ बेटा, ध्यान से जियो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ओशन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिकली हुआ क्या, समझना थोड़ा सा समझना। बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, समय की बात बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध काल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर दुनिया ये बात महसूस करने लगी कि महाद्वीप क्या, महासागरीय जलराशियों को हथियाने के लिए भी दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी ही रहेगी, क्योंकि महासागरीय जलराशियों की महत्ता विविध प्रकार से है। चाहे जल परिवहन तंत्र के रूप में महत्ता हो, चाहे उसकी सामरिक महत्ता हो, चाहे खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्ता हो, चाहे जैव पारितंत्र की दृष्टि से महत्ता हो, चाहे जैव संसाधन की दृष्टि से महत्ता हो, पर सागरीय जलराशियां मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें लास्ट वेंडर ऑफ मैनकाइंड माना जाता है। सागरीय जलराशि अगर इतनी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम तो पाते हैं कि एक कालखंड विशेष में जब देवताओं के पास भी धन की कमी हुई तो उन्होंने सागर मंथन किया, और सागर मंथन से निकले हुए या प्राप्त रत्नों पर ही उनका जीवन आगे धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मतलब सागरों को, मैंने कहा ना आपको, सागरों को दोस्तों मानव जीवन का अंतिम उपांत कहा जाता है। तो निश्चित रूप से यह बात महसूस की गई द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि सागरीय जल क्षेत्र में अधिकारिता को लेकर, सागरीय जल क्षेत्र में अधिकार पाने को लेकर राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी ही रहेगी। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, और यूनाइटेड नेशन के गठन के बाद यूनाइटेड नेशन ने निरंतर यह प्रयास किया कि यह संघर्ष ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना दिए जाएं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सी। क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ सी, हिंदी में कहते हैं सागरीय नियम। किसने सोचा ऐसा? यूनाइटेड नेशन ने सोचा। तो अब समुद्र में अधिकारिता के संदर्भ में नियम बनाए जाएं, सुनना ध्यान से, समुद्र में अधिकारिता के संदर्भ में नियम बनाए जाएं, इसके लिए बेटा ध्यान रखना, कुछ सहमति जरूरी है, राष्ट्रों से विमर्श जरूरी है, राष्ट्रों के समूह की जरूरत है। अगर समस्त राष्ट्र मिलकर, कौन, यूएन के जो सदस्य राष्ट्र हैं, वो मिलकर के आपसी सहमति से कुछ नियमबद्धता कर दें तो बेहतर होगा। यूनाइटेड नेशन ने इस प्रयास के क्रम में क्या किया? अंक्लॉस पारित किया। UNCLOS, इसका फुल फॉर्म आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी तो ऊपर नीचे लिखा, ऊपर लिखा ही है। यूनाइटेड नेशन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन ही हो गया, सी का मतलब है कन्वेंशन, मतलब यूनाइटेड नेशन के तत्वावधान में सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुआ महासम्मेलन ही अंक्लॉस के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, है ना। अब ये बेसिकली 3 बार, ये सम्मेलन 3 बार हुआ। अंक्लॉस फर्स्ट, अंक्लॉस सेकंड और अंक्लॉस थर्ड। अंक्लॉस थर्ड 1982 में आयोजित था, और 1982 में अंक्लॉस थर्ड के उपरांत कुछ सामुद्रिक अधिकारिता के संदर्भ में नियम बनाए गए, जिन्हें लॉ ऑफ सी ट्रीटी के तहत, किस नाम से दोस्तों? लॉ ऑफ सी ट्रीटी। ट्रीटी कहलाता है संधि। लॉ ऑफ सी ट्रीटी के तहत दोस्तों क्या हुआ? लॉ ऑफ सी पारित किए गए, लॉ ऑफ सी पारित किए गए। इसे आप कह सकते हैं सागरीय संधि। ये क्या थी दोस्तों? ये थी अपनी सागरीय संधि, और इस सागरीय संधि के तहत सागरीय नियम पारित किए गए। क्या पारित किए गए? सागरीय नियम पारित किए गए दोस्तों। इन्हीं नियमों को आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सी कहते हैं। बेसिकली ये नियम 82 83 में पारित तो हो गया, पर जितनी अनुकूल संख्या सदस्य राष्ट्रों की चाहिए थी सहमति के संदर्भ में, उतनी मिल नहीं पाई। यह पहली बार मिली 1994 में। तो बेसिकली अंक्लॉस लॉ, अर्थात जो लॉ ऑफ सी ट्रीटी है, यह लागू ही होती है 1994 से। कब से लागू होती है दोस्तों? ये 1994 से। ये बेसिकली आ तो गई, जो थर्ड था, थर्ड आ गया 1982 83 में, बट ये लागू हुआ जाकर दोस्तों 1994 से। अब इतने सारे फैक्ट्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके तहत फिर क्या किया गया कि सागरीय अधिकारिता की जो सीमाएं बनाई गई, वो कौन सी सीमाएं थी, कैसी थी, इसे आपको समझना है। तो सबसे पहले निर्धारित किया गया बेस लाइन। क्या निर्धारित किया दोस्तों? शोर लाइन जिसे कहते हैं। एक तो कहते हैं कोस्ट लाइन, फिर बेस लाइन, शोर लाइन, अलग अलग नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो निर्धारित किया गया बेस लाइन, आधार रेखा निर्धारित की गई। आधार रेखा के आधार पर सागरीय जल क्षेत्र को अधिकारिता के संदर्भ में कितने भागों में बांटा गया? तो सबसे पहला भाग था इंटरनल वाटर जोन। किताबों में मत पढ़ना, नहीं मिलेगा। जो पढ़ा रहा हूं बस पढ़ लो, सर पढ़ा रहे हैं मस्ती से तो आप पढ़ लो, है ना। दूसरे नंबर पर आता है टेरिटोरियल वाटर जोन। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कंटीगुअस वाटर जोन। चौथे नंबर पर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पांचवें नंबर पर आता है हाई सी। इसी को ओपन सी भी कहते हैं। सागरीय जल क्षेत्रों को इतने वर्गों में बांटा गया। सबकी हिंदी बोलूंगा बेटा, बोर्ड में इतनी अंग्रेजी लिख गई तो कंफ्यूज मत हो जाने के सर हिंदी नहीं बोलोगे। सबकी हिंदी, जितनी अंग्रेजी लिखता हूं सबकी हिंदी बोलता हूं। अंग्रेजी इसलिए लिखता हूं कि टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में याद रखोगे तो जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, कुल मिलाकर हमने एक बेस लाइन बनाई, तो ये बेस लाइन क्या होती है, उसके बाद पर ये कौन कौन से जल क्षेत्र हैं इनके बारे में बताता हूं और इनकी अधिकारिता के बारे में, अधिकारिता के बारे में बताता हूं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों है कि जैसे मान लो कि ये भारतीय प्रायद्वीप है, एक एग्जांपल देता हूं, भारतीय प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला है। यहां आप जानते हैं कि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये कच्छ का रण है इत्यादि। यहां पर मान लो कि यहां पर मान लेते हैं कि ये कन्याकुमारी अंतरीप है। कन्याकुमारी अंतरीप के बाद यहां रामेश्वरम स्पिट है। इधर की आप जाएंगे तो नागपट्टनम के आसपास एक डेल्टा का क्षेत्र है, कावेरी डेल्टा। इधर आप जाएंगे तो कोरिंगा की खाड़ी है, कोरिंगा की खाड़ी के बाद ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। फिर आप आगे बढ़े तो यहाँ पर विशाखापट्टनम स्पिट है, यहाँ पर फिर आ जाता है महानदी डेल्टा, कुछ ऐसा ऐसा करके आगे ये पूर्व का तट है। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में बताना चाहूंगा कि समुद्री तटवर्ती क्षेत्र रेखीय नहीं होते, बल्कि वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो जिगजैग होते हैं, कभी भी रेखीय नहीं होते। हम तो आमतौर पर सरलता के लिए ऐसी लाइन बना देते हैं, पर वो होते नहीं। चलो मैं पूर्व की तरफ की बात करता हूं। फिर यहां आप सभी जानते हो रामेश्वरम स्पिट के आसपास आइलैंड्स हैं, रामेश्वरम स्पिट के पास, जिसमें से धनुषकोडी, तलई मन्नार, इन सब के साथ साथ दोस्तों यहां पर लगा हुआ है आपका श्रीलंका। कौन लगा हुआ है आपका? श्रीलंका लगा, श्रीलंका है ना, श्रीलंका। तो अब थोड़ी देर अध्ययन के लिए अभी श्रीलंका को हटा देते हैं, कैसी अधिकारिता बनी होती है, फिर विवाद कब पैदा होते हैं, विवादों का समाधान क्या होता है, वो सब भी बताऊंगा। पर अभी एक प्रश्न नहीं करोगे जब तक मैं पूरी बात ना पढ़ा दूं। यकीन रखो, जो भी मन में आपके प्रश्न आ रहा है, हर प्रश्न का जवाब मेरे पढ़ाने पर स्वयं निकल आएगा। पर पहले सुन लो पूरी बातें। तो सबसे पहले अब समुद्री जल क्षेत्र की दूरी कैसे नापी जाए, जब इतना टेढ़ा मेढ़ा ये भाग है? तो जो टेढ़ा मेढ़ा जो ये किनारा होता है, इसको कहते हैं शोर लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ये जो कहलाता है, ये है शोर लाइन, SHOAR, शोर लाइन है, जिसको आप कह सकते हैं तट रेखा। क्या कह सकते हैं आप? तट रेखा। अब तट रेखा तो पूरी टेढ़ी मेढ़ी है दोस्तों। अब तट रेखा के आधार पर तो यार दूरी मापना कठिन हो जाएगा। तो फिर क्या किया अंकलॉश के तहत कि तट रेखा को, जो ये बाहर निकले हुए बिंदु हैं, पहले तो ये बिंदु बनाए गए और इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची गई। कैसे रेखा? ये बिंदु निकाल लिया हमने जो बाहर की ओर निकले हुए बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, वास्तविक तो हो ही नहीं सकती, एक काल्पनिक रेखा खींची गई और ये काल्पनिक रेखा ही कहलाई बेस लाइन। क्या कहलाई दोस्तों? बेस लाइन कहलाई, आधार रेखा कहलाई। मतलब तट रेखा के सागर की ओर निकले हुए बिंदुओं को, फिर से बोलना चाहूंगा, तट रेखा के सागर की ओर निकले हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बेस लाइन कहा जाता है। मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बेस लाइन कहा जाता है। और इस बेस लाइन के बाद फिर क्या शुरू होगा? अब समुद्र की दूरी मापने का तरीका शुरू होगा। तो ध्यान से सुनना, बेस लाइन से तट के मध्य उपस्थित ये वाला जो जल क्षेत्र रहता है, ये वाला जो जल क्षेत्र है, इस जल क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों इंटरनल वाटर। क्या कहते हैं इसे? इंटरनल वाटर। ये है पहला वाला क्षेत्र, ये इंटरनल वाटर है। याद रखना, तट रेखा एवं आधार रेखा के मध्य का जो जल क्षेत्र होता है वह इंटरनल वाटर कहलाता है, वह आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। आज तो मैं पानी पीना ही भूल गया आपको पढ़ाने के क्रम। कहते हैं मशगूल हुए हम इतने दीपों को जलाने में, खुद को जला बैठे दिवाली मनाने में। ठीक है, तो बात आती है दोस्तों यहां पर, बात आती है यहां पर कि बेस लाइन और इसके बीच हमें इंटरनल वाटर जोन प्राप्त हो गया। अब आगे की बात करते हैं। ये भी पूरा सागरीय जल क्षेत्र है, ये पूरा सागरीय जल क्षेत्र है, सागरीय जल क्षेत्र है सागरीय जल क्षेत्र। अब इस सागरीय जल क्षेत्र में ये कौन कौन सी दूरी के क्षेत्र हैं? तो ध्यान से एक लाइन जानना कि सागरीय जल क्षेत्र में दूरी मापने की इकाई किलोमीटर नहीं होती, बल्कि नॉटिकल माइल होती है, जहां 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर। याद रखना, ये एनएम का मतलब है नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी होता है। तो यहां पर नोटिस करना, जो पहली दूरी प्राप्त होती है, नोटिस करो, चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो पहली दूरी का क्षेत्र होता है, ये होता है हमारी इस बेस लाइन से, ध्यान से यहां पर देखना, इस बेस लाइन से यहां ये जो दूरी है, यह होती है 12 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र। 12 NM मैंने लिख दिया, 12 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर जोन। तो पहला मिल गया था, अब ये दूसरा मिल गया, ये टेरिटोरियल वाटर जोन। टेरिटोरियल वाटर जोन बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूरी तक प्राप्त होता है। इंटरनल वाटर जोन और टेरिटोरियल वाटर वो जोन संबंधित राष्ट्र की संप्रभुता के क्षेत्र होते हैं, सोवरेनिटी के क्षेत्र होते हैं, अर्थात इन पर किसी दूसरे राष्ट्र का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, किसी दूसरे राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से हमारी अधिकारिता का क्षेत्र है। हम यहां जिस प्रकार की गतिविधि चाहे, पर्यावरण प्रदूषण छोड़कर, जल के प्रदूषण को छोड़कर, हम जिस प्रकार की गतिविधि को करना चाहे हम कर सकते हैं। चाहे तो हम संसाधनों का दोहन करें, चाहे तो हम कोई युद्ध अभ्यास करें, या यहां पर कोई सैन्य गतिविधि का संचालन करें, ये पूरी तरह से हमारी अधिकारिता का क्षेत्र होगा। इसमें किसी दूसरे राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप पहले और दूसरे इन दोनों क्षेत्रों पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दोस्तों। फिर आगे की बात करते हैं। फिर इसके बाद पुनः इस 12 नॉटिकल माइल दूरी से लेकर आगे की 12 नॉटिकल माइल, फिर से ये आगे का ये फिर 12 नॉटिकल माइल हो गया, NM हो गया। ये 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, ये तीसरा क्षेत्र है। कुल मिला के अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा। बेस लाइन से कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा। या फिर आप ये देखो कि टेरिटोरियल वाटर जोन से, मतलब समीपवर्ती जलमंडल से आगे का 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र। दो में से कोई भी शब्द बोलोगे सही है।
मतलब बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल या 12 नॉटिकल माइल के आगे का 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, यह कंटिगुअस वाटर जोन होता है जहां संसाधनों के दोहन का तो पूर्ण अधिकार मिला होता है। लेकिन यहां सैन्य गतिविधि सीमित होती है, यहां आप कोई सैन्य अड्डा नहीं बना सकते, यहां पर सैन्य युद्धाभ्यास नहीं कर सकते, पर अपनी सामरिक सुरक्षा का अधिकार आपको होता है। अगर कोई विदेशी राष्ट्र का जहाज यहां प्रवेश करे तो आप भाग कर पीछा करके उसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हो। ना केवल जानकारी एकत्रित कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी भौगोलिक सीमा पर कोई खतरा आएगा तो आप उस जहाज से लड़ाई करके आप उसे नष्ट करने का भी अधिकार करते हो। आप अधिकार रखते हो दोस्तों, आपको अधिकार होता है। फिर इसके बाद इसी बेस लाइन से, जो बेस लाइन है कॉन्सेप्ट याद रखना, बेस लाइन से दोस्तों 200 नॉटिकल माइल, कितनी की बात मैं कर रहा हूं, 200 नॉटिकल माइल दूरी तक का क्षेत्र, दूरी तक का क्षेत्र, या आप कह सकते हो कॉन्टिगुअस वाटर जोन से 176 नॉटिकल माइल आगे तक का क्षेत्र, आगे तक का जो क्षेत्र होता है वह चौथा नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाएगा, ये चौथा, जिसको हम EEZ कहते हैं। चौथे नंबर को संक्षेप में क्या कहते हैं, EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये EEZ कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, जहां हमें आर्थिक संसाधनों के दोहन की अधिकारिता तो मिली होती है पर सैन्य कार्रवाई की अधिकारिता नहीं। यहां लोग अपने विदेशी जहाजों का आवागमन कर सकते हैं, यहां लोग संचार सेवाओं के बहाली के लिए केबल लाइन बिछा सकते हैं, पाइप लाइन बिछा सकते हैं, यहां कोई संबंधित राष्ट्र रोकने का अधिकार नहीं रखता है। पर आर्थिक संसाधनों का दोहन जिस राष्ट्र का EEZ होगा केवल वही कर सकता है, केवल वही कर सकता है बेटा। तो ये EEZ का क्षेत्र हो गया। फिर इससे बाहर का सारा क्षेत्र हाई सी कहलाता है या ओपन सी कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र हाई सी या ओपन क्षेत्र है। इसका मतलब ये संपूर्ण, मतलब जितनी दुनिया है, दुनिया में सभी देशों का समान अधिकारिता का क्षेत्र है, सभी देशों के समान अधिकारिता का क्षेत्र है। यहां किसी राष्ट्र का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना, यहां अगर किसी भी प्रकार के संसाधन के दोहन आदि के संसाधन, अरे अर्चना बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। मैंने तुम्हारा तो नाम भी इसलिए नहीं दिया। चलो मस्ती से पढ़ो, पढ़ो मस्ती से, क्या फालतू का सब सोचते रहते हो बेटा। अरे तुम लोगों के प्रति मेरा मन उतना ही पवित्र था, उतना ही है और उतना ही रहेगा जितना मेरा फर्स्ट विजन में है। प्रथम दृष्टया जैसे ले रही हो। मुझे हर बच्चे का बेटा नाम याद है मोटे मोटे तौर पर, कौन कैसा बच्चा है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स और सारी चीजें देखकर, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखकर। चल आओ, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हुआ बेटा ओपन सी का क्षेत्र, जहां दुनिया में सभी राष्ट्रों की समान अधिकारिता है। पर अगर तुम कोई भी गतिविधि करना चाहोगे ना दोस्तों, तो यहां पर एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं सी बेड अथॉरिटी। यहां पर ध्यान रखना, सी बेड मतलब सागर तली, सी बेड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बेटा। ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी सबसे पहले किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि या अन्वेषण संबंधी गतिविधि को करने से पूर्व आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आपको अनुमति देगी तभी भी ओपन सी क्षेत्र में आप कोई भी गतिविधि कर सकते हो, अन्यथा आपको जल परिवहन की तो कोई स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है। यहां आपको कोई नहीं रोकेगा, किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा। लेकिन कोई भी अन्वेषणात्मक कार्य करना है, अगर आपको रिसर्च करना है या आर्थिक संसाधनों का दोहन करना है, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से आपको पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। जब यह अनुमति प्रदान कर देगी उसके उपरांत ही आप यहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकते हो, गतिविधि कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात की नहीं? अब इस तरह से आपको दोस्तों अधिकारिता मिल गई। सब बात लिखाऊंगा, पहले सुनते जाना, कान में चित्र जरूर बना लेना। इस प्रकार से अधिकारिता मिल तो गई, लेकिन अधिकारिता में दिक्कतें तब आती हैं जब इस क्षेत्र में कोई दूसरे राष्ट्र की सीमा का भी ओवरलैपिंग होने लगे। जैसे अगर भारत को ही इतनी दूरी तक का क्षेत्र मिल गया तो श्रीलंका को क्या मिलेगा? अगर भारत को ही इतनी दूरी क्षेत्र का मिल गया तो बांग्लादेश को क्या मिलेगा? वो ठुल्लू थोड़ी हो जाएंगे, उनको भी तो कुछ मिलना पड़ेगा ना। समझ रहे मेरी बात की नहीं? उनको भी मिलना है बेटा, उनको भी मिलना है। तो इसके लिए भी नियम बनाए गए कि इनके मध्य तब समीपी दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य समझौते होंगे। फिर बात ये आई कि चलो ठीक है, इस समझौते को तो समझ में आता है। अब इस सागरीय जल क्षेत्र में किसी का आइलैंड आ गया तो, किसी का द्वीप आ गया तो, जैसे आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अब क्या बताएंगे, अब कैसी अधिकारिता बटेगी? तो इसके लिए फिर एक शब्द बनाया गया, आर्कीपैलेजिक वाटर। क्या बनाया गया? आर्कीपैलेजिक वाटर, मतलब द्वीप समूह है तो द्वीप समूहों के आसपास का जल अधिकारिता का क्षेत्र, तो आर्कीपैलेजिक वाटर जोन भी बनाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के प्रयास अवश्य किए गए। अब सुनना ध्यान से। अब जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लो अब यहां पर भारत है, यहां पर श्रीलंका है। अब दोनों देश लड़ने लगेंगे कि ये मेरा EEZ का, ये मेरा टेरिटोरियल वाटर जोन है, दूसरा कहेगा मेरा टेरिटोरियल वाटर जोन है, मतलब ये मेरा क्षेत्रीय जलमंडल है, वो कहेगा मेरा क्षेत्रीय जलमंडल है। अब इस विवाद का समाधान कैसे होगा? इसके लिए इसमें उपबंध बनाया गया, इसमें नियम बनाया गया कि दो पड़ोसी राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ समझौते करेंगे, सहमति बनाएंगे द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा और अपने समुद्री जल क्षेत्र का बंटवारा कर लेंगे। फिर बात आई कि अगर इस बंटवारे में द्विपक्षीय समझौते एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते ही नहीं है तब, अब देखो जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, अगर दो पड़ोसी राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान हो तो समझौता होगा कोई? सोचने की कोशिश करना। अगर दो पड़ोसी राष्ट्र भारत और पाकिस्तान हो तो क्या दोनों के बीच समझौता होगा? कभी हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण देता हूं, भारत एवं पाकिस्तान को अगर कह दिया जाए कि ये दो उंगलियां हैं, एक उंगली तुम ले लो, एक उंगली हम ले लेंगे, तो पहले तो पाकिस्तान करेगा कि इनमें से दोनों में से ये उंगली बड़ी है, मैं इसको लूंगा, चलो मैंने दे दिया। भारत एक बड़ा भाई की भूमिका निभाएगा, एक पिता की भूमिका निभाएगा, एक बड़ी मातृत्व सत्ता के रूप में भूमिका लगाएगा, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था, तो पितृ सत्ता तो उसके संदर्भ में छोटी उंगली कहला गई। मान लो चलो दे दिया कि बच्चा है, बिगड़ैल बच्चा है, बिना मतलब का निरर्थक का विवाद खड़ा करने वाला बच्चा है, चलो इसे थोड़ा ज्यादा ही दे दो, तब क्या होगा? चलो ये बड़ी उंगली भी ले लेगा, फिर थोड़े
दिन बाद कहेगा ये बड़ी उंगली तो मेरी थी ही, ये छोटी वाली उंगली का भी कुछ हिस्सा मुझे दे दे। चलो भारत ने सोचा कि ये छोटी वाली उंगली का ये ऊपरी हिस्सा भी काट कर इसे दे देते हैं, तो ऊपरी हिस्सा काट कर ले लेगा, फिर बोलेगा हे मुझे ये सारी की सारी उंगली चाहिए थी, तू क्यों नहीं दिया मुझे ये उंगली। मतलब ये तो उस प्रकार का राष्ट्र है कि अगर अपनी आप गर्दन भी कटा के दे दो तो ये पूछेगा कि झटके में काटा कि हलाल करके काटा, ये तो वो भी पूछ डालेगा दोस्तों, उसमें भी नुक्ताचीनी कर देगा। कभी नहीं सोचेगा कि मेरे लिए इसने अपनी गर्दन काट कर दे दी, ये तो तब भी आपके साथ विवाद ही पैदा करेगा। आपने कह दिया कि चल तुझे झटका चाहिए तो मैंने झटके से काटा, तुझे हलाल चाहिए तो मैंने हलाल से काटकर अपनी गर्दन दे दी, तो बोलेगा तो काटने में देरी क्यों लगाई, तब भी विवाद पैदा करेगा। तो अब जब दो पड़ोसी राष्ट्र ऐसे हो तो बताओ कैसे समाधान होगा दोस्तों, तब बताओ कैसे समाधान होगा। फिर दूसरी बात बताता हूं, अगर दो पड़ोसी राष्ट्र भारत एवं चीन जैसे हो, भारत का पड़ोसी राष्ट्र मान लो चीन हो, जिनका पड़ोसी राष्ट्र है, वियतनाम का पड़ोसी तो है ना, तो देखो रोज विवाद खड़े किया रहता है। ताइवान का पड़ोसी राष्ट्र तो है ना चीन, तो रोज विवाद खड़े किया रहता है। तो क्या लगता है ये दो पक्षीय समझौतों से बातों को निष्कर्ष तक पहुंचाया गया? नहीं पहुंचाएगा, संभव ही नहीं पहुंचाएगा। तो फिर इसके लिए नियम बनाया गया कि जब दो के बीच आपसी समझौते ना हो पा रहे हो तो इनकी मध्यस्थता, आर्बिट्राज कहलाता है, इनकी मध्यस्थता यूएन का कोई मेंबर करेगा। ध्यान से, इनकी मध्यस्थता कौन करेगा? यूएन का कोई मेंबर करेगा। यूएन के मेंबर की अध्यक्षता में इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलो चलो आगे बात करते हैं कि हमने मध्यस्थता भी करवा ली और मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति ने अपना निर्णय भी दिया, पर नहीं मानूंगा तो, और पक्का सा कहता हूं, यकीन मानो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन जैसा पड़ोसी हो तो वो इसमें भी नहीं मानेगा, इसमें भी नहीं मानेगा। अब नहीं मानेगा तो इस संदर्भ में मैं भारत और पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं बेटा, लेकिन सच्चाई है, कहानी बता रहा हूं, क्लास है, मजाक नहीं है दोस्तों। अब इसमें भी नहीं मानेगा तो फिर नियम बनाया गया कि ऐसा करो कि दोनों के विवाद को ले जाओ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ। इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद मान लो कि इनका निर्णय आ गया, फैसला आ गया कि यह जल क्षेत्र अमुक राष्ट्र का है, यह जल क्षेत्र अमुक राष्ट्र का है। अब निर्णय आ गया तो ध्यान से सुनते जाना दोस्तों कि निर्णय आ गया तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक क्लू है। निर्णय आ गया तो निर्णय के बारे में एक लाइन कही गई है कि यह निर्णय चाहे तो दोनों के दोनों राष्ट्र माने या ना माने, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अरे बाप रे बाप, पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। ये निर्णय के बाद जो ये लाइन जुड़ गई है, इसने तो पूरी मेहनत में पानी फेर दिया दोस्तों, कि निर्णय तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कर दिया, चाहे तो संबंधित राष्ट्र माने या ना माने, मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो फिर निर्णय क्यों किया था? बदमाश कहीं का, उल्लू बनाया था निर्णय करके, हमें क्यों किया था निर्णय? तेरे निर्णय का मतलब क्या है कि दो में से चाहे तो कोई माने या ना माने। अरे मान नहीं रहते तभी तो हम तेरे पास आए थे, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मान नहीं रहते तभी तो तेरे पास आए थे। इसीलिए दोस्तों आज तक किसी के सागरीय जल विवाद के मुद्दे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से सॉल्व नहीं हो पाए हैं, इसीलिए नहीं सॉल्व हो पाए, क्योंकि जब मान लेते हम तो यही ना मान लेते, फिर तेरे पास आने का क्या मतलब था? तो फिर आप बोलोगे सर, तो फिर ये तमाशा क्यों गढ़ा गया ना बेटा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जब ये बात कहता है और सदस्य राष्ट्रों में से मान लीजिए एक ने मान लिया और एक ने नहीं मान लिया, तो फिर अन्य जो सदस्य राष्ट्र हैं वह उस पर इसके आधार पर दबाव बनाते हैं। वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, सुनते जाना ध्यान से। पर फायदा क्या होता है कि अन्य जो सदस्य राष्ट्र हैं वो इस पर दबाव बनाते हैं कि अरे भाई अब तो कोर्ट का भी निर्णय आ गया, तुझे ये बात माननी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के किए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कह दिया, फिर दबाव बना दिया। अब सुनना ध्यान से, अब दबाव की जहां बात आई तो दबाव अगर उत्तर कोरिया पर बनाया जाए, किम जोंग उन पर बनाया जाए, बना लो, किसी के बाप के दम नहीं है दबाव बना लेने की। दबाव अगर सी जिनपिंग पर बनाया जाए, बना लो, किसी के माई बाप की ताकत नहीं है दबाव बना लेने की, बना लो दबाव। कह देगा अपने दबाव अपने पास रख, मुझसे पंचायतें मत कर, पंचायतें करेगा तो 2 लपाड़ा लगाऊंगा और उल्टा बोलेगा। अब क्या करोगे दोस्तों, अब क्या करोगे? इसे दबाव मानना भी नहीं, राष्ट्र कहेंगे मैं तुम्हारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दूंगा, बोलते लगा दे, मैं तेरे सैंक्शन से नहीं डरता। अब क्या कर लोगे? हमारे यहाँ एक कहावत है कि नंगा बादशाह से बड़ा होता है, एक बड़ी आम कहावत है कि नंगा बादशाह से बड़ा होता है। अब क्या कर लोगे बताओ बेटा? तो दोस्तों कुल मिलाकर एक लाइन हमेशा जीवन में याद रखना, एक लाइन जीवन में याद रखना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी हमेशा यही कहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अल्टीमेट रियलिटी तो यह आती है, आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते इतना उचक उचक कर सब पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप अगर युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, तंजानिया इनके राष्ट्रपति हुए होते तो राष्ट्रों के समक्ष गिड़गिड़ा रहे होते हैं। समझने की कोशिश करना, ये सारी की सारी जो तूतिए कोयल बने हुए हैं ना, रोज चोच नया नया खोलते रहते हैं ना, आज ये चोच बंद होती और सबके कदमों के पास बैठ गिड़गिड़ा रहे होते कि मुझे थोड़ी सी ये मदद कर दो, मुझे थोड़ी सी ये मदद कर दो, मुझे थोड़ी सी वो मदद कर दो। जैसे अपने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की बात करता हूं, भिखमंगा है, सबसे भिक्षाटन करता रहता है और भिक्षा मांगेगा, बोलेगा कि रोटी खाने के लिए भिक्षा दे दो, और जब रोटी खाने के लिए राष्ट्र उसे मदद करते हैं तो उसे बंदूक खरीद लेता है। क्योंकि अगर रोटी देगा लोगों को तो लोगों के अंदर बौद्धिकता का विकास होगा, बहुत शार्प माइंडेड है। रोटी देगा तो लोगों में बौद्धिकता का विकास होगा, बौद्धिकता का विकास होगा तो लोग समझने लगेंगे, आवाम समझने लगेगी कि भलाई कभी लड़ने में हो ही नहीं सकती, आवाम समझने लगेगी कि लड़ाई धर्म की तो है ही नहीं, ये तो राजनेता लड़ाई कराए हुए हैं।
कौन रोटी खिलाना चाहता है, कौन गरीबी मिटाना चाहता है, कौन भूखमरी मिटाना चाहता है, कौन किसी व्यक्ति को शिक्षित करना चाहता है, समझने की कोशिश करना। वो तो चाहते हैं कि रोटी के नाम पर, भूख के नाम पर, कुपोषण के नाम पर, अशिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर पैसा बस कहीं से मिल जाए और उसकी हम तोप खरीद लेंगे, उसकी बंदूकें खरीद लेंगे। और राष्ट्र देवी क्यों देते हैं? क्योंकि उनको तोप का व्यापार करना, बंदूकों का व्यापार करना मतलब युद्ध हथियारों का व्यापार करना है। खुद ही पैसा दिए और शस्त्रों के व्यापार के नाम से खुद ही पैसा ले लिए और उस पर आंखें भी तरेरना शुरू कर दिए। कितनी कुत्सित मानसिकता इन पैसा देने वालों की भी है, समझने की कोशिश करना है दोस्तों। तो पाकिस्तान जैसा भिखारी राष्ट्र भिक्षाटन करता हुआ तमाम से कुछ कुछ फंड मांगता है और आए हुए फंड को फिर से उनके पास कैसे पहुंचा देता है? सामरिक हथियार खरीदकर, युद्धक हथियार खरीदकर। काश कि अपने यहाँ का, अपने क्षेत्रीय विकास किया होता तो लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और चेतना का विकास हुआ होता और युद्ध की जरूरत ही ना होती। पर युद्ध की जरूरत ना होगी तो वहां की सेना की प्रासंगिकता क्या बचेगी? वहां के राजनेताओं के पास कौन से कुत्सित विचार बचेंगे? वहां के राजनेताओं के पास फूटवादी किस प्रकार की संस्कृति का प्रचार का नया एजेंडा मिल पाएगा? तो कौन चाहता है वहां दोस्तों, कौन चाहता है? तो दोस्तों बात ये आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली संस्कृति यहां भी काम करती है। जैसे स्पाटनी आइलैंड की बात हम करें, अगर दक्षिण चीन सागर में वियतनाम एवं चीन के मध्य के विवादों की, इनके बीच के विवादों की बात करें, तो बेसिकली 9 डैश लाइन के समीप चीन ने कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर बोलने लगा ये सारा का सारा मेरा आर्कीपैलेजिक वाटर है, क्योंकि आर्कीपैलेजिक वाटर जोन भी संबंधित राष्ट्र की अधिकारिता का क्षेत्र होता है। अरे भाई तेरा कहां से आर्कीपैलेजिक वाटर जोन हो गया? दुनिया भर में तेरे आइलैंड्स हो गए, तू सारा का सारा अधिकारिता का क्षेत्र बना लेगा तो संबंधित बगल वाले राष्ट्र को बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। अब इस विषय पर गहन लड़ाइयां छिड़ी हैं दोस्तों, इस विषय में गहन लड़ाइयां छिड़ी हैं। तो कुछ राष्ट्र हैं जो चीन का समर्थन करते हैं, कुछ राष्ट्र हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। और मजे की बात यह कि जब राष्ट्रों ने, समीपी राष्ट्रों ने कहा अरे भाई कल तक तो मैंने देखा यहां कोई आइलैंड नहीं था, नया आइलैंड तूने कहां से बना दिया? तो बोलता था तुझे दिखा नहीं था, क्योंकि उसके सामर्थ्य तो है। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। नया आइलैंड बनाने की क्षमता तो रखता, तो बना दिया नया आइलैंड। हाँ नहीं, सच में नहीं था पर बना दिया नया आइलैंड। बोलने लगा चलो अब आइलैंड के आसपास का सारा जल क्षेत्र आर्कीपैलेजिक वाटर कहलाता है, तो मेरा जल क्षेत्र है, कर लो जो करते हो, मेरा ये जल क्षेत्र है। तो उन्होंने बात की कि अरे भाई ये आइलैंड था ही नहीं, तो कहां से ले आ दिया ये आइलैंड? तेरा आर्टिफिशियल आइलैंड है। बोलता ना नेचुरल आइलैंड है, और उसके आसपास युद्धपोत लगा दिए। ध्यान से समझना, उसके आसपास, उस आइलैंड के आसपास युद्धपोत लगा दिए। लोगों ने कहा कि कैसे तेरा नेचुरल आइलैंड है, इसकी जांच करवा। तो बोलता है किसके बाप में दम है जांच करने की? क्या बोलता है? किसके बाप में दम है मेरे आइलैंड में आकर जांच करने की? नेचुरल आइलैंड है, मेरे सोवरेनिटी का क्षेत्र है, कुछ सोवरेनिटी मेरी ऐसी है कि इसमें मैं किसी और को नहीं आने दे सकता, तो कोई नहीं आएगा मेरे यहां पर। ये लो चला जाए कोई। अब यही कर सकते हो ना कि तू नहीं जाने देगा, तेरे ऊपर दबाव बनाऊंगा। तो बोलता बना ले दबाव, तेरे दबाव से नहीं डरता। अमेरिका जैसे राष्ट्र को घुटनों पर बैठा देता है, ध्यान रखना। अब क्या करोगे दोस्तों? अब इस समस्या का क्या समाधान है? जब मुश्किल कुछ इस प्रकार से बढ़ती है तो फिर से मैं बताऊं, तो फिर आप इजराइल बन जाओ। मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूं सिंबॉलिक रूप से आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो फिर इसमें क्या हो सकता है? इजराइल बन जाओ। जब तमाम पड़ोसी राष्ट्र कुछ बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अपनी बौद्ध शक्ति और अपनी बौद्धिक शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति और अपने सामरिक शक्ति को इतना अधिक बढ़ा दो, इतना अधिक बढ़ा दो कि समीपी राष्ट्र सोचने से पहले दम 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 होने लगे, उनके सीने की धड़कनें बढ़ने लगे दोस्तों, उनके अंदर का भाव ऐसा कुछ लगने लगे कि अरे भाई अगर उसकी तरफ नजर उठा के देखो तो साला मार डालेगा, जीने नहीं देगा। कुछ ऐसी शक्ति विकसित कर दो, कुछ ऐसी शक्ति विकसित कर दो। देखो समझने की कोशिश करना। कुछ एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के समक्ष बड़ी कठिन चुनौतियां पैदा कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान भारत के नाकों में दम किया रहता है, भारत कभी लोड नहीं लेता, लोड लेने लायक पाकिस्तान है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। पाकिस्तान हमारी एक चिंगारी के लिए है, किसी और बात के लिए नहीं है। ध्यान से सुनने मेरी बात। पर नाक में दम किया रहता है, रोज परेशान करता है। लेकिन देख लो इजराइल तमाम अरेबियन विलेजर्स से घिरा हुआ है, तमाम अरेबियन उन मुस्लिम गांव से घिरा हुआ है जो कि जिनके स्वभाव में, चरित्र में एकदम नाक में दम किए रहना है। इस्लामिक स्टेट जैसी क्रूएल सत्ता जहां पर राज करती है, इंटरनली या एक्सटर्नली, वैसे ग्रामीण लोगों से घिरा इजराइल सबकी दुंदुभी बजा देता है। क्या कर देता है दोस्तों? सबकी दुंदुभी बजा कर रखता है कि ले आ, मैं इधर से भी ठोकता हूं, ले आ, उधर की सीमा पर भी ठोकता हूं, ले इधर की भी सीमा को नहीं छोड़ूंगा, ले इधर की सीमा पर भी ठोकूंगा, किधर जाएगा चल तुझे ठोक कर बताऊंगा, ठोक ठोक कर बताता, ठोक ठोक कर बताता, ठोकता भी है फिर पीटता भी है, ठोकने के बाद छोड़ूंगा नहीं, अभी पीटूंगा भी, और बजा के रख दिया है। देख लो, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर दोस्तों इसमें भी राष्ट्र उनके जैसा नहीं, मैं सच बताऊं तो भारत जैसा होना चाहिए। राष्ट्र उनके जैसा नहीं, किसके जैसा होना चाहिए? भारत जैसा होना चाहिए, जिसके अंदर इन तमाम वाहियात के कार्यों के उपरांत भी वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना चाहिए। मतलब आज भी ये राष्ट्र अपने आप में एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें सबसे पहले अपने स्वार्थ के पूर्व विश्व के स्वार्थ की कामना की जाती है। जब हम किसी प्रोग्राम, हम जब किसी मांगलिक कार्यक्रम को भी आज कर रहे होते हैं, तो आज भी दोस्तों एक ही बात कहते हैं, ध्यान रखना, कि भारत माता की जय, तो दूसरी तरफ कहते हैं विश्व का कल्याण हो। यह राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र का भाव ऐसा होना चाहिए। हम भारत माता की जय तो करते हैं, लेकिन हम अपने मूल वाक्यों में विश्व के कल्याण का भाव आज भी रखते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व भ्रातृत्व की भावना, विश्व सहिष्णुता की भावना, विश्व करुणा प्रेम की भावना, विश्व संबंधों को निभाने की भावना किसी को सीखना है तो भारत से सीखिए, भारत से सीखे। अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान के दम थी कि भारत को नजरें तरेर कर देख पाते हैं। इनकी नजरें टेढ़ी क्या होती कि इनकी आंखों में सलाखें भोंक देता, कोई दूसरा देश होता तो सलाखें भोंक देता दोस्तों। पर यह राष्ट्र भारत है जो अपने पड़ोसियों के साथ भी समदर्शी व्यवहार करता है, प्रेम और भ्रातृत्व का व्यवहार करता है,
सद्भाव का व्यवहार करता। तो राष्ट्र भारत जैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा इस राष्ट्र की वंदना करता हूं। इसीलिए मैं अपने इस राष्ट्र की बात करता हूं कि स्वर्ग अद्यापि गरियसी है, स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हे मां भारती, मैं तेरे चरणों की नित वंदना करता हूं कि तू इसी तरह से अपना शाश्वत स्वरूप बनाए रखना, क्योंकि तू है तो दुनिया के लिए एक सीख है कि कोई ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग कितना समन्वय एवं सद्भाव के साथ आपस में कंधे से कंधा मिलाकर, गले से गले मिलकर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, हर आयोजन एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ये राष्ट्र दुनिया में दोस्तों केवल भारत है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीवित है, ध्यान रखना, भारत एक राष्ट्र पुरुष है। जब तक भारत है तो इसकी गरिमा को समझना दोस्तों। जिस दिन ये मिटेगा ना, उस दिन कुछ बचेगा नहीं। इसलिए इसकी आन बान एवं शान की रक्षा करना हम में से हर एक भारतवासी की जिम्मेदारी है दोस्तों। और इसकी जिम्मेदारी मैं किसी और के नहीं बल्कि आपके कंधे पर सौंपता हूं। बखूबी इसे सजाने संवारने का प्रयास करना, अपना पूरा जीवन झोंक देना दोस्तों, इसकी अस्मिता को बचाए रखने में। अंत में भारत माता की जय, जय मां भारती की। हे मां भारती, हम तेरी संतानें शपथ लेती हैं कि कभी भी तेरे आंचल की ओर अगर कोई आंच भी आई तो हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। वंदना है तेरे चरणों की। जय मां भारती। धन्यवाद दोस्तों, क्लास की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।